झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये 67th बीपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया बुक है, ये उससे प्रैक्टिस सेट है। ये फर्स्ट मॉडल का आखिरी 50 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 2 और सेट कराया जा चुका है 50-50 क्वेश्चन का, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। आप लोग एग्जाम से पहले इसे जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में अब मात्र 10 दिन से 12 दिन बचा हुआ है। आज एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी इस वीडियो को देखकर आप इसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो का मेन उद्देश्य भी यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले 97 तक करा दिया गया। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में महादेव गोविंद रनाडे ने हिस्सा लिया। रनाडे का पूरा जीवन स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में बीत गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी विश्व में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में पहले स्थान पे आई है? यानी कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली आज तक कौन बन गई है? वो भारत की है मिताली राज। कौन बन गई है? मिताली राज। ये हम लोग की कैप्टन भी है। भारत की टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। मिताली राज ने वर्सेस्टर में तीसरे वनडे में भारतीय पारी के 24वें ओवर में एडवर्ड्स को 10,273 के स्कोर से पीछे छोड़ दिया। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन 23 जुलाई 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे? तो ये आपके कौन थे? ऑप्शन ए में है MC मेरी कॉम, ये भी थी, और आपका मनप्रीत सिंह, ये भी थे। यानी कि इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। 6 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाज सुपर मॉम किसके लिए कहा जा रहा है? मेरी कॉम के लिए। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, यानी कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। ये दोनों टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को हुआ और 8 अगस्त को इन खेलों का समापन हो गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि समापन समारोह का पहलवान बजरंग पुनिया को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया था। यानी कि समापन समारोह के कौन थे? बजरंग पुनिया थे ध्वजवाहक। अब हम लोग देख लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को। 101 में क्या है? जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। पुस्तक नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं धवल कुलकर्णी। कौन है? धवल कुलकर्णी। मुंबई के निवासी और पत्रकार धवल कुलकर्णी की पुस्तक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन पेन मैकमिलन इंडिया द्वारा 2022 में प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अभी प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशक ने कहा कि यह पुस्तक गोडसे के जीवन काल के अनदेखे पहलुओं को सामने लाएगी और उन कठिन परिस्थितियों को उजागर करेगी जिससे एक ऐसी हत्या की गई जिससे भारतीय इतिहास की धारा सदा के लिए बदल गई। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में 149 वर्ष पुरानी यानी 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया? कौन सी परंपरा को? दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया गया, और ये था आपका जम्मू कश्मीर का। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 104 नंबर। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि दिल्ली का जो खेल विश्वविद्यालय उसकी प्रथम कुलपति कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। हरियाणा के यमुना नगर की रहने वाली मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में, यानी कि 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उनका रिकॉर्ड अब भी बरकरार है, क्योंकि भारत की किसी भी महिला ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल नहीं जीता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
और 1999 में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का निम्नलिखित में से कौन सा वर्जन लॉन्च किया? तो ये आपका विंडोज 11 लॉन्च किया है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जून 2021 में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यहाँ ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेबीज मुक्त खुद को घोषित किया है वो गोवा है। कहाँ है? गोवा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, उससे पहले हम लोग इसके एक्सप्लेन जो किया गया हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। 23 जून 2021 गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया। गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान एक भी रेबीज मामला दर्ज नहीं किया गया, यानी कि 3 साल में एक भी मामला वहाँ पे दर्ज नहीं हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में आयोजित होने वाला ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया? ये आपका UAE में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अब भारत की जगह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन पहले भारत में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि इस इवेंट को होस्ट BCCI ही करेगा और टूर्नामेंट में सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है शेफाली शर्मा। ऑप्शन में यहाँ पे शेफाली शर्मा नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा। अब हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। शेफाली शर्मा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाली क्रिकेटर बन गई है। वर्तमान में शेफाली की उम्र 17 साल और 150 दिन है। तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली दुनिया की 5वीं क्रिकेटर बन गई है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से फिलीपींस को भी जोड़ा गया है, हैती माल्टा को भी जोड़ा गया है और दक्षिणी सूडान को भी जोड़ा गया है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? 1 से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA एक अंतर सरकारी निकाय है जिससे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था, यानी कि G7 द्वारा 1989 में इसका स्थापना हुआ था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण का निगाह रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। जून 2021 में क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत आपका 10वां स्थान पे रहा है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। 24 जून से 3 जुलाई 2021 एक क्रोएशिया में ओसीजेक में आयोजित ISSF विश्व कप 2021 राइफल, पिस्टल, शॉटगन में भारत 4 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य हासिल करके 10वें स्थान पे, कौन से स्थान पे? 10वें स्थान पे है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसने बनाया? चीन ने बनाया। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलवायु बांध बहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं, इसके और भी एक्सप्लेन किया गया है। बहेतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में है और ये कौन से नदी पे है ये सारा दिया गया है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये कौन सी नदी पे है? जिन्सा नदी पे है, स्थापित किया गया है। बहेतन बांध एक 289 मीटर लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है जिसे 16 उत्पादन इकाइयाँ हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। एशिया के सबसे लंबे और विश्व में 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का संचालन निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है इंदौर में। यहाँ हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रक्स हाई स्पीड ट्रैक का संचालन किया जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से नीति आयोग
नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये आप सबको पता होगा कि अमिताभ कांत है और इनका बढ़ा करके 30 जून 2022 तक कर दिया गया है इनके पदभार को। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 115 नंबर। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? ये आपका फ्रांस में किया गया। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है का 7वां संस्करण दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक ला रियूनियन में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस कार्यक्रम के सत्र में आभासी रूप से भाग लिया और आने वाले अध्यक्षों को बधाई दी। 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई योजना में IONS का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रासंगिक समुद्री मुद्दों की चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करके हिंद महासागर क्षेत्र के निकटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास करना है, जिससे भविष्य में मार्ग पर बढ़ने की साझा समझ पैदा हो सके। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2021 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रांस को। ये 2 साल के लिए रहता है। अब हम लोग देख लेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है 116 नंबर। 116 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित कर लिया है? तो ये आपका मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में भारत है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है। ये नहीं है, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 70 साल की कोशिश के बाद ये प्रमाणित किया कि चीन मलेरिया मुक्त हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 24 अगस्त 2021 को होने वाले टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेल्लू, भाग्यश्री जाधव और मेरी कॉम। वैसे दोस्तों यहाँ पे पहले इनका नामित किया गया था। यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टेकचंद ने ध्वजवाहक बने थे। कौन बने थे? टेकचंद। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया था, लेकिन टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन से पहले कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नहीं बन पाए और उनकी जगह भाला फेंक के एथलीट टेकचंद ने ले ली। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्विक तपेदिक यानी कि टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया था? ये WHO द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके व्याख्या को कि यह आमतौर पर फेफड़े को प्रभावित करता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और किसे फेफड़ों को प्रभावित करता है, बाद में शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। WHO 1997 से हर साल एक वैश्विक टीबी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 119 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। किसे मंजूरी दी है? राजस्थान ने। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी यानी कि बुक है ये 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक है विनोद कापरी। कौन है? विनोद कापरी। फिल्म निर्माता विनोद कापरी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे बिहार के 7 प्रवासी के बारे में बताया गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 121 नंबर क्वेश्चन को। किसे? 121 नंबर क्वेश्चन को। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दोबारा बताऊंगी कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? अब्दुल्ला
शाहिद को, किसे बनाया गया? अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब हम लोग देख लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डेविड डियोब को। किसे किया गया है? डेविड डियोब को। और इनका बुक क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। अगर बुक पूछता है तो इसमें से पूछ सकता है। यहाँ पे हम लोग इसके व्याख्या को देखेंगे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद एन मोस्कोवाकिस, किसने किया है? मोस्कोवाकिस ने द्वारा किया गया। इस पुस्तक की इनामी राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच बांटी जाएगी। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एक उपन्यास है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नादियो पर आधारित है। दोस्तों इसका और भी व्याख्या दी है। यह पुस्तक 2018 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी और बाद में 2020 में यह अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पूर्व में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2005 में दिया गया। कब स्टार्ट हुआ? 2005 में। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके और भी व्याख्या दिया हुआ है कि बुकर पुरस्कार। दोस्तों ये मैन बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार अलग अलग है। यहाँ पे इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया, हम लोग उसे देखते हैं। ये दोनों अलग अलग पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक व यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन को। आयोजित एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? ये चतुर्थ था। 31वीं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता 24 से 31 मई तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में के दुबई में खेला गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक जीते। पदक तालिका में भारत चतुर्थ स्थान पर रहा और इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर कौन है? कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान। इसने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को 124 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 6 से 12 सितंबर को। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 125 नंबर। 125 नंबर सवाल है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ स्थित है? भीतरकनिका उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में भीतरकनिका सदाबहार का 672 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह एक सदाबहार दलदल है जो ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदियों के समूह के मुहाने पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है? B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहला संबंध इसका जो पहला इस पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है G7 से। किससे है? G7 से। हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W नामक नई पहल लॉन्च की है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में किया गया। इस सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का समर्थन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन को। 127 नंबर में क्या? अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान निम्नलिखित में से किन देश के मध्य स्थित है? तो ये मिस्र और इजराइल के बीच स्थित है। किसके बीच? मिस्र और इजराइल के बीच स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है टोक्यो पैरालंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से नहीं है, क्योंकि अरुणा तंवर है। कौन है? अरुणा तंवर। अब हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक दल में
ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर का भी नाम शामिल किया गया। इन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा दिया गया था, यानी कि वाइल्ड कार्ड के द्वारा इन्हें एंट्री मिली थी। अब देख लेते हैं 129 में मैथ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, आप कमेंट करें अगर मैथ्स के क्वेश्चन भी आप करना चाहते हैं तो। अब हम लोग देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल इस पेज में नहीं है, अगले पेज में भी लास्ट में एक सवाल है, हम लोग उसे देखेंगे। यहाँ पे है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है। यकृत शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डीऑक्सीफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। अब हम लोग देखते हैं 137 क्वेश्चन को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से टेरिडोफाइटा में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि आपका 630 जोड़ा है, 1260 गुणसूत्र हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं। अब 138 को देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे कौन था? तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन उसमें से ना हो करके स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये 2020 का दिया गया है, लेकिन 2021 का भी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है यानी ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है, उसमें भी जो प्रथम स्थान है वो स्विट्जरलैंड को ही मिला है। कब? 2021 में भी इसे ही स्थान मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान 48 नंबर है 2020 में, लेकिन 2021 में ये 2 नंबर घसक करके और भी अच्छा हुआ है, यानी कि 46 हो गया है 2021 में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन में जो भी दिया गया है इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका है सो यहाँ पे व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं कि जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिर ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू किया था, यानी कि 1784 को शुरू किया था और इसका निर्माण 1786 में संपन्न हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। हम लोग यहाँ पे इसके एक्सप्लेन को भी जो एक्सप्लेन किया गया उसे देखते हैं। एक दशक के दौरान बिहार के लिंगानुपात में 119 से घटकर 118 हो गया है। बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 141 नंबर क्वेश्चन को। सितंबर 21 में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है दोस्तों शैलेंद्र सिंह को। किसे? शैलेंद्र सिंह को पुरस्कृत किया गया है। अब हम लोग देख लेंगे अगले सवाल को। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? ये पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय जल मिशन ये हिस्सा है, प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय मिशन ये इसका हिस्सा नहीं है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी इसका हिस्सा है, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन ये भी इसका हिस्सा यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय मिशन। अब हम लोग देख लेते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। 143 में मैथ है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट जहाँ पे जीएस क्वेश्चन हम लोग वो देख लेते हैं। जीएस क्वेश्चन को, जीएस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 148 में है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, चीन और जापान। पहला 3 स्थान पूछा था, तो कौन कौन सा है? अमेरिका, चीन और जापान है। हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते। इस तरह अमेरिका टोक्यो ओलंपिक में कुल 113 मेडल के साथ पहले स्थान पे है। वहीं चीन को 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य मिले हैं और ये दूसरे स्थान पे है।
मेजबान यानी कि जहाँ पे हो रहा था जापान का तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक के साथ ही कितने स्थान पे है? 48वें नंबर पे है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 149 में क्या है? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यहाँ पे तैराकी दिया गया है, कुश्ती दिया गया है, बॉक्सिंग दिया गया है, गोल्फ दिया गया है। दोस्तों इसमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भाला फेंक में थे यानी जैवलिन थ्रो में थे। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे जरूर देख लें। कुश्ती को, किसे? कुश्ती में थे, कौन थे? क्या नाम है इनका? रवि कुमार दहिया। ये आप लोग याद रखें कि रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित थे, कौन सा पदक जीते थे? रजत पदक जीते थे और कुश्ती से संबंधित थे। आई होप दोस्तों कि आपका देखिए 150 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है 3 वीडियो में। इसका डिस्क्रिप्शन में बाकी 2 वीडियो का लिंक रहेगा। दोस्तों आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कमी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम इसको सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में लाएँ। थैंक यू।